वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 2 का जो विज्ञान ये विषय है वो लेकर आया हूं। फिर से एक बार और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी को आज का जो स्पेशल दिन है भाई साहब 22 मार्च बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों से जमाने से भाई साहब अभी भी जो है उस जमाने से लेकर इस जमाने तक अभी भी जो है भाई साहब बहुत कुछ सहन कर रहा है। और वो सहन कर कर भाई साहब लोगों की इतनी ज्यादा सहन शक्ति बढ़ गई है कि कुछ भी हो जाए बिहार वाले नहीं बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो भाई साहब फोड़ कर ही बोलेंगे। तो फोड़ने के लिए सभी लोग आ जाएंगे और आज की क्लास में सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं और शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास को। सभी लोग तैयार है जी? तो आज हम क्या पढ़ने वाले एक बार आपको डिस्क्राइब कर लेता हूं। जैसे कि आप सभी को बताया कि हमने ह्यूमन आई को कंप्लीट कर लिया है, मानवीय आंख हमारा कमिट हो गया, बस हमारा बाकी रह गया था डिफेक्ट। हाँ, तो हमारा क्या बाकी रह गया है? हमारा ह्यूमन आई के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं कि उनको हमारी मानवीय आंख को कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है? तो वो बीमारियां जो हमारे एनसीईआरटी में जनरली दी है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और उसमें क्या क्या पढ़ने वाले वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये 3 प्रकार की बीमारियां माने कि मानव नेत्र के दोष जिसे बोला जाता है, ह्यूमन आई डिफेक्ट जिसे बोला जाता है, और उनके ऊपर हम कौन कौन से उपाय करते हैं। अब देखो, रेमेडी का मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा डॉक्टर वाले की भाई साहब आपके आंख में खुजली हो रही है तो भाई साहब ये वाली दवा दो, ये ड्रॉप डाल दो, जी नहीं। तो आपको मैं इन जो डिसीज के ऊपर है माने कि देखने में जो तकलीफ होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कौन से लेंस इस्तेमाल करेंगे, ये वाली रेमेडी देखने वाले हैं। तो शायद कुछ लोग ये सोच लेंगे सर आप तो डॉक्टर बन गए, हाँ मेरे आंख में खुजली हो गई, मेरी आंख लाल हो गई, मेरी आंख पीली हो गई, तो सर बताइए क्या दवा लूं? तो ये दवा नहीं है, मैं रेमेडी के मतलब में रिलेंसेस की बात कर रहा हूं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। चलो, तो इतनी सारे माने कि मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे, और उसी तरह से प्रेस बायोपिया के बारे में भी पढ़ने वाले, ठीक है। चलो, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस इमेज को थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये अगर इमेज आपको समझ में आ गई तो इस चैप्टर का पूरा जो मतलब है आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमें एग्जामिनेशन हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि हमें क्या आना चाहिए। अगर इस इमेज को आप देख पा रहे हो, इस इमेज को अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो यहां पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये बिंदु जैसे दूर है, ठीक है, और तो इस लेंस का आकार देखिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हमारे ह्यूमन आई में ये कौन सा लेंस होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मोटाई है, उस मोटाई के ऊपर ध्यान देंगे, बराबर है। ये ऑब्जेक्ट अभी आपको दूर नजर आ रहा है, दूर नजर आ रहा है, पर जैसे ही में आप ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास जाएगा तो आप देखोगे कि जैसे जैसे वो पास जाएगा, जितना ज्यादा पास जाएगा, इस लेंस का आकार देखिए कैसे हो रहा है। लेंस कुछ इस तरह से आपका हो जा रहा है। ये क्लियर है सभी को? ये सब कुछ क्लियर है आपको? ये डन है जी? डन है। तो इसका मतलब क्या है, हो यू रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर पास में है तो उसमें हमारा लेंस का जो कंडीशन है अलग है, ऑब्जेक्ट जब दूर है तो उस टाइम पे लेंस का कंडीशन और है। माने कि मैं क्या कर रहा हूं, माने कि मैं कर रहा हूं फोकल लेंथ जो है, जो फोकल लेंथ है या जो डिस्टेंस है इस लेंस का, उसे मैं मैनेज कर रहा हूं, इसे मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं? इसकी जो विड्थ है वो कम ज्यादा कर कर, क्या कर कर, कम ज्यादा कर कर। तो ऑब्वियस है इस चीज को क्या बोला जाता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है हमारे सिटेट में पूछा गया है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे सभी लोग। देखते हैं कितने लोग। जो हमने लेंस को आगे पीछे किया, लेंस तो अपनी जगह पे, पर उसका फोकल लेंथ जो हमने आगे पीछे किया, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मैं पास की चीजें देख रहा हूं तो दूर की चीजें मुझे ब्लर नजर आती है, अगर मैं दूर की चीजें देखूंगा तो मुझे पास की चीजें उतनी क्लियर नजर नहीं आती, थोड़ी सी ब्लर नजर आती है। तो इसका मतलब क्या, ऐसा क्यों होता है, ये हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में, जिसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, माने कि मानव नेत्र की समंजन शक्ति। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया जी, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। यहाँ पे हमारी एबिलिटी है, यहाँ पे हमारे ह्यूमन आई की एबिलिटी है, वो एबिलिटी ये दर्शाती है कि कितनी भी ऑब्जेक्ट पास हो या दूर है उसके ऊपर हमें फोकस करना है, उसे हमें क्लियर दिखाई देना है। यही एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, मानव नेत्र की समंजन शक्ति के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, सभी लोग तैयार है डिटेल में जाने के लिए जी। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके ऊपर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। क्या होता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा एक टॉपिक आपको मैं क्लियर करवा के देता हूं, वो अगर समझ में आ गया तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए मान लीजिए सभी ने ये तो बता दिया कि हमारे मानव नेत्र में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, बराबर है। और इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से कम कितनी दूरी होती है जो हम क्लियर देख पाते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैंने क्या बोला है। मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है जहां पर हमारे मानव नेत्र आंख क्लियर देख पाते हैं, क्लियर देख पाते हैं, वो अंतर होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन ये है और कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन ये वाली है, ठीक है। दोनों का आकार आप देख पा रहे हो, यहां पर ये जो पतला नजर आ रहा है, ये कैसे नजर आ रहा है आपको, पतला नजर आ रहा है, थीन नजर आ रहा है। और वही अगर आपको बोलूंगा तो ये आपको मोटा नजर आ रहा है, ये आपको बिग नजर आ रहा है, बराबर है। एक बात मुझे बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर लेंस आपका पतला है या मोटा है, क्या इसके वजह से फोकल लेंथ के ऊपर कोई असर पड़ेगा, यस और नो। क्या इसकी वजह से, क्या फोकल लेंथ के ऊपर, जिसे फोकल दूरी बोलेंगे, क्या इस फोकल लेंथ के ऊपर कोई असर पड़ेगा, जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका लेंस पतला है, आपका लेंस अगर पतला है तो इसका फोकल लेंथ मान लीजिए कुछ, यहां से प्रकाश अगर आ रही है तो ये कुछ दूर रहेगा, है पतला है तो क्या रहेगा, दूर रहेगा। मान कि ये फोकल लेंथ इसकी एफ इतनी हो गई। पर वही अगर वो मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसका ब्रॉड थिकनेस अगर बढ़ जाता है, तो आप देखोगे कि इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। ये क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दूर देखते हैं, दूर देखते हैं, जब हम दूर देख पा रहे हैं, मान कि उस टाइम पे हमारा फोकल लेंथ हमें ज्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे हमारा जो लेंस होता है उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है, लेंस हमारा पतला होता है, बराबर है। पर वही जब हम सबसे पास वाली चीज देख रहे हैं, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर के ऊपर हमें क्लियर नजर आ रहा है, तो वो 25 सेंटीमीटर वाले के दूरी पर जो कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसे मुझे अगर देखना है, तो उस टाइम पे आपका लेंस की कंडीशन कुछ इस प्रकार की रहेगी। ये सबको क्लियर हो गया जी, ये सबको डन है, ये डन है। चलो एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके बताएंगे कि मैंने अभी जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया है कि लेंस का पतला होना और मोटा होना ये फोकल लेंथ के ऊपर कैसे असर डालता है, ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज सभी लोग एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे, जी सर हमें समझ में आ गया है, ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये लेंस को पतला करने वाला कौन है और लेंस को मोटा करने वाला कौन है। क्या इसमें हवा भरी जाती है, क्या इसमें से हवा बाहर निकाली जाती है, जी ऐसा कुछ नहीं होता है, हम आगे पढ़ने वाले। कल वैसे मैंने आपको पढ़ाया था। कोई मुझे बता सकता है क्या कि हमारे ह्यूमन आई के अंदर ऐसी कौन सी मांसपेशियां होती है, ऐसी कौन सी मांसपेशियां होती है जो इस लेंस की इस कंडीशन को रिस्पॉन्सिबल होती है, माने कि उसे पतला करने में और उसे मोटा करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए सभी लोग कमेंट में, बहुत बढ़िया। वो कौन रहेगी, हमारी सीलरी मसल जो होती है, सीलरी मांसपेशियां जो होती है, वो सीलरी मांसपेशियां इस लेंस की इस मोटाई और पतला होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये कैसे होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख पा रहे हो जब पतला होता है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो यहाँ पे अटैच हुए जो सीलरी मसल्स होती है उनकी कंडीशन कैसी होती है, वो रिलैक्स पोजीशन में होती है। कैसी होती है, रिलैक्स होती है, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है।
पर वही अगर मान लीजिए आपको पास की चीज अगर देखनी है तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो संकुचित हो जाती है और उसकी वजह से आपका लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिलैक्स पोजीशन और कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन का मतलब क्या है। रिलैक्स मतलब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सीलरी मसल्स की पोजीशन है, सीलरी मसल की पोजीशन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, सीलरी मसल अगर आपकी रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है, तो उस टाइम पे आपकी दूर का इमेज देख पा रहे हो कि भाई साहब पास का इमेज देख पा रहे हो? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। ये थोड़ा सा टॉपिक कैसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे जितनी ज्यादा एंगल से हम समझने की कोशिश करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बताइए, सीलरी मसल्स अगर रिलैक्स है तो आपका कॉन्वेक्स लेंस पतला है, कैसा है? पतला है। तो पतला अगर है तो ऑब्वियस है ये हमें दूर की चीजें देखने में मदद करेगा। पर वही अगर आपको मैं बोलूं कि हमारी सीलरी मसल्स या मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट है तो उस टाइम पे हमारा लेंस मोटा हो चुका है, उस टाइम पे मैं पास वाली चीज ज्यादा क्लियर देख पाऊंगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया समझ लिया आपने। और उसके बाद जो आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखा रहा हूं जहां पे आप समझ जाओगे कि सीलरी मसल्स किस तरह से चेंज होती है और हमारा कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन कैसे चेंज होता है। सभी लोग ध्यान देंगे, आपके लिए बड़े मेहनत से निकल कर रहा है भाई साहब, ढूंढ ढूंढ के। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, देखिए यहां पर ये हमारी आंख है, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया ना, ये आंख में क्या क्या नजर आ रहा है? देखो, अगर आप देख पा रहे हो ये हमारी आंख है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ये जो बीच वाला काला वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल मैंने आपको ह्यूमन आई पढ़ाया था बहुत अच्छे से क्लियर कट, तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये काला वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है ये क्या है जी? ये प्यूपिल है। ये क्या है? प्यूपिल है। यहां से प्रकाश हमारी आंखों में एंट्री करेगा, बराबर है। और यहाँ पे जो आपको रंग बिरंगे चीजें नजर आ रही है ना भाई साहब, नीली नीली आंखें, हाय हाय, बराबर है। तो ये नीली नीली आंखें किसके वजह से? इस किसके वजह से जो है? ये आपके आइरिस के वजह से। तो याद रखिएगा, किसी भी मानव के आंखों का जो रंग होता है उसे डिफाइन करने वाला कौन होता है? आइरिस होता है। कौन होता है? आइरिस होता है। बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं अंदर, ठीक है। हाँ चलो जी, अंदर चलो, अंदर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये हो गए, हम अंदर चले गए, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, देखिए किस तरह से इसका लेंस का पोजीशन चेंज किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हो जो रिलैक्स पोजीशन है और स्ट्रेच पोजीशन है तो वो बड़ा है, रिलैक्स पोजीशन है वो पतला हो रहा है। और यहाँ पे मसल के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जिस तरह से रबर को स्ट्रेच करके हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से हमारे ह्यूमन आई के ऊपर जो लगी हुई यहाँ पे आपको ये मसल्स नजर आ रही है, सिलरी मसल्स नजर आ रही है, वो उसको साइज को कंट्रोल करते हैं। बस बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। क्लियर है जी? डन है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए जी, हाँ, तो ये हमने देख लिया है। अगर निकट की वस्तु देखनी है, निकट की वस्तु देखनी है तो हमारा लेंस कैसे रहेगा? मोटा रहेगा। कैसे रहेगा? मोटा रहेगा। और हमारी मसल्स कैसे हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और उसी तरह से मान लीजिए हमें दूर की चीजें देखनी है तो उस टाइम पे मसल्स कैसे रहेंगी? रिलैक्स रहेगी। और उसी तरह से वो कैसे रहेगा जी? पतला रहेगा। कैसे रहेगा? पतला रहेगा। ठीक है जी। चलो, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट चलिए जी। जी बिल्कुल, आंसर सभी लोग जल्दी से। मानव नेत्र का कौन सा भाग समंजन के लिए उत्तरदायी है? समंजन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन बोल दीजिए। कौन सा भाग जो है उत्तरदायी होता है? सभी लोग करेंगे कमेंट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारे लेंस को मोटा और पतला करने वाला कौन है? हमारी सीलरी मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है? सीलरी मसल्स होती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है जहां पर न्यूनतम दूरी के ऊपर हम किसी चीजों को क्लियर देख पाते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर रहेगा आपका 25 सेंटीमीटर। क्या रहेगा? 25 सेंटीमीटर। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे, अगर मैं 25 सेंटीमीटर का अंतर देख रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट को दिख रहा हूं, तो यहां पे हमारा लेंस कैसे रहेगा? पतला रहेगा कि भाई साहब मोटा रहेगा? और उसी तरह से यहाँ पे हमारी जो सिलरी मसल्स रहेंगी, जो हमारी सिलरी मांसपेशियां रहेगी,
इसकी कंडीशन क्या रहती है, इसकी कंडीशन क्या रहती है, ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो फास्ट, बहुत बढ़िया। तो जब पास की चीजें देखनी है तो लेंस रहेगा आपका मोटा। अगर लेंस अगर मोटा है तो अभी हमने पढ़े हैं भाई साहब, लेंस अगर मोटा है तो ऑब्वियस वहां पे मांसपेशियां क्या रहेगी जी, संकुचित हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, यहां पे रहेगा आपका संकुचित हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये डन है, ये डन है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन में आपको हाईलाइट करना चाहूंगा जिसके ऊपर शायद आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जाए। मैंने जो आपको कल बताया था, सभी लोग मुझे बताएंगे कि मानव आंख, मानव का आंख जो है भाई साहब, उसका फोकल लेंथ कितना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका फोकल लेंथ कितना है। ठीक है, और उसी तरह से मानव आंख का डायामीटर कितना होता है, जिसे हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों के ऊपर अक्सर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो व्यास जो दिया है हमारे एनसीईआरटी में दिया है आपको 2.3 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2.3 सेंटीमीटर, या इसे हम 23 mm भी लिख सकते हैं, बराबर है। और उसी तरह से जो फोकल लेंथ है उसके ऊपर अभी भी डाउट है। ठीक है, कोई क्लियर कट नहीं बताया गया क्योंकि हर इंसान के लिए वो अलग अलग रहेगा। तो एक मान लीजिए मैंने एवरेज बोला था आपको, वो लगभग 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। डन है, चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते अगला सवाल की तरफ बढ़ते। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन द ह्यूमन आई लेंस बिकम थिन। चलो बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। और बहुत ही A1 क्लास के क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लीजिएगा जब सीटेट का पेपर आएगा ना उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि सीटेट का साइंस का कंटेंट अगर पढ़ना था तो शायद कुलदीप सर से पढ़ना था। ये अफसोस नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और उसी ना अफसोस होने के लिए इतना जबरदस्त कंटेंट रात भर मेहनत कर कर आपके लिए निकाल कर लाते हैं। बहुत बढ़िया जी, चलो बताओ, जब मानव नेत्र का लेंस छोटा मतलब पतला हो जाता है तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब मोटा हो जाए तो मोटा होने के बाद वो फोकस दूरी कम हो जाएगी। डन है, चलिए जी बहुत बढ़िया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। और सभी ने लाइक कर दिए है जी। जी बिल्कुल मयूरी जी, आप भारत में जितनी भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, जहां पे विज्ञान आपको पढ़ना है, उन सभी एग्जामिनेशन में आपकी मदद करने वाला है। जी बिल्कुल जी, चलो सभी लोगों ने लाइक कर देंगे एक बार। देखो 100 के ऊपर बच्चे आ गए और यहाँ पे अभी तक 100 लाइक भी नहीं हुए है ना, तो 50% ही लाइक हुए। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार साथ में लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या रहेगा जी, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल। बहुत बढ़िया जी, फोकल लेंथ अगर हमें बढ़ाना है तो हमें लेंस चाहिए पतला। लेंस कैसे चाहिए, पतला। और पतला अगर लेंस होता है तो भाई साहब उस टाइम पे हमारी मांसपेशियां कैसी होती है जी बताओ, रिलैक्स्ड होती है। कैसी होती है, रिलैक्स्ड होती है। तो ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। मांसपेशियां शिथिल रहेगी और लेंस कैसे हो जाएगा, पतला हो जाएगा। डन है, सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है हमने क्या बोले हैं, ये डन है। चलो आगे बढ़ते अगला सवाल। चलो हाँ, अभी यहां पर पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि मानव लेंस एक्चुअली फोकल दूरी चेंज कैसे करता है, वो चीजों को देख कैसे सकता है, ये हमें अभी देख लिया। अब देखने में जो तकलीफें होती है उनको बोला जाता है मानव दृष्टि के दोष। जो देखने में तकलीफ हो रही है उनको। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इन तीनों तकलीफों को, और इन तीनों तकलीफों के ऊपर क्या रेमेडी है, मतलब कौन सा लेंस हमें इस्तेमाल करना है ये देखेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला देखते हैं मायोपिया। सबसे पहले अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो सभी बातें इंपॉर्टेंट वाली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर याद कर लोगे अभी की अभी। ठीक है, दोबारा इस चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ना है। ओके, चलो जी बहुत बढ़िया। तो चैप्टर में हम पढ़ने वाले सबसे पहला मायोपिया, इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है वो लिखिए। इसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, निकट दृष्टि दोष। पर इसके हिंदी के कन्वर्शन के हिसाब से आपको ये लगेगा कि सर क्या हमें पास का नजर नहीं आता है, तो याद रखिएगा इसके शब्द के अर्थ के ऊपर ना जाइएगा, इसे उल्टा समझना है। कैसे, मायोपिया का मतलब ये होता है, इसे हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
नियर साइटेडनेस मतलब हमें पास का नजर आएगा। याद रखिएगा, मायोपिया में हमें पास का नजर आता है, हमें पास का नजर आता है, ठीक है, आता है, और हमें दूर का नजर नहीं आता, दूर का नजर नहीं आता। आप देख पा रहे हो यहां पे क्या लिखा गया, मायोपिया में वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, माने कि हम पास की चीजें देख पा रहे हैं, और वही जो दूर की चीजें होती है वो अस्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। तो इसके मतलब से, इसके अर्थ से ये समझना है कि मायोपिया में हमें निकट का दिखाई दे रहा है, बाकी दृष्टि में दोष है, ठीक है। इस तरह से इसे काट कर समझिए, निकट का दिखाई दे रहा है, दूर के दिखने में भाई साहब तकलीफ है, ये होता है आपका मायोपिया। अब ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे लेंस का मोटा या पतला होना ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इस पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि मानव आंख के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो ढंग से नहीं बन पाता है। वो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, सभी लोग गौर से और अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, मैं अगर मानव आंख निकालू, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल मानव आंख है, नॉर्मल, आपकी जैसी है, मेरी जैसी है, वो नॉर्मल है। एक बात बताइए, यहाँ पे हमारा लेंस होता है, अब इस लेंस के ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी, गिरेगी, गिरने के बाद वो सीधा आपके रेटिना के ऊपर जाके फोकस हो जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल है, बराबर है। तो पर जब मायोपिया हो जाता है किसी को, जब मायोपिया हो जाता है किसी को, उस टाइम पे इसका भाई साहब आकार बदल जाएगा। ये कुछ आपको इस तरह से नजर आ रहा है ना, तो इसको भाई साहब ऊपर से ऐसे दबा दो, दबाने के बाद भाई साहब ये अंडे जैसे बन जाएगा, ये बन गया अंडा, ये बन गया अंडा। अब दोनों को देख पा रहे हो, इसे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल बोला जाता है, इसे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, माने कि हमारा मानव नेत्र का जो गोला है भाई साहब, जो अंडे जैसे हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। अब हमारा लेंस तो यहीं पर है, हमारा लेंस तो यहीं पर है, बराबर है, इसके बीच में से जाने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी वैसी है। पर बात ये हो गई अभी कि यहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वो यहां पे कहीं तो भी पहुंच जाएगी। अब एक बात मुझे बताइए, हमारी नॉर्मल आंख पर जो प्रतिबिंब बना है वो किस पे बना है, वो बना है आपके रेटिना के ऊपर, इसका इमेज बना है, बराबर है। पर यहां पे जब मायोपिया हो जाता है और गोला जो भाई साहब अंडा बन जाता है, ये इस अंडे में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। कहां पे बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अगर मान लीजिए रेटिना के पास जाकर वो उसके सामने जो है भाई साहब उस प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, तो एक बात मुझे बताइए, क्या रेटिना ढंग से इमेज बना पाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं बना पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बना ही नहीं पा रही, और इसी को बोला जाता है मायोपिया। और जब कभी भी यहां पे पूछा जाए कि मायोपिया में प्रतिबिंब कहां पे बनता है, इमेज कहां पर बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर वो रेटिना के सामने बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना के सामने बनता है। और उसी के वजह से हम बस पास वाली चीज देख पाते, दूर वाली चीज नहीं देख पाते। ये क्लियर है जी? ये आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो भाई साहब आप खुद मुझे अभी आंसर करो, आप खुद मुझे आंसर करो कि मान लीजिए ये बिंदु यहां पे इकट्ठा हो रहा है, इस बिंदु को मुझे रेटिना के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, माने कि ये रेमेडी हो गई है ना, ये तो रेमेडी हो गई ना। उपाय क्या है? उपाय ये है सर, हमें ये करना पड़ेगा कि इस बिंदु को हमें रेटिना के ऊपर लेके जाना। अब क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, मानव आंख को बाहर निकालूंगा, ये मानव आंख निकाली, और उसे बस अब बॉल की तरह ऐसे पटकूंगा, फिर वो गोला हो जाएगा, फिर गोला फिर से मैं मानव आंख में डाल दूंगा। ऐसे करोगे? ऐसे करोगे? जी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। सिंपल उपाय, एकदम सिंपल हो, कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें किसी लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आप मुझे बताओ, ये कॉन्वर्जिंग इफेक्ट देने वाला हमें इसे दूर लेके जाना है, मतलब कि मुझे इसे अगर करेक्ट करना है तो ऐसा लेंस इस्तेमाल करेगा जो भाई साहब डाइवर्जिंग हो। डाइवर्जिंग मतलब प्रकाश की किरणों को, फोकल लेंथ को बढ़ाए। डाइवर्जिंग माने कि अपसारी हो,
कैसे हो, अपसारी हो। और कौन सा अपसारी लेंस होता है जी, वो होता है आपका, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत बढ़िया, कॉनकेव होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। मैं जब यहाँ पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करूंगा इस तरह से जब मैं कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान देंगे, जो प्रकाश की किरण सीधी जा रही थी वो डाइवर्ज होकर, मान लीजिए हमारे आंख का गोला है तो यहां पर जाके गिरेगी कहीं तो भी, बराबर है, ये दूर जाएगी और दूर जाकर बराबर उसका फोकल लेंथ हम बढ़ा देंगे। तो अब जाकर वो कहां पे गिर रही है, सीधे आपके रेटिना के ऊपर जाके गिरेगी। ये क्लियर है। अगर कंसेप्ट समझ में आया ना, तो डिफेक्ट भाई साहब ये टॉपिक जो है एकदम चूहे जैसा है, चूहे जैसा है, एकदम चूहे से भी छोटा है। ये क्लियर है सभी को, ये डन है जी, क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, देखिए पहले जो है नॉर्मल आई में इस मोमबत्ती को ढंग से देख पा रहा हूं तो मोमबत्ती सीधे आपके रेटिना के ऊपर दिख रही है। पर जब मायोपिया हो जाता है तो उस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि मोमबत्ती का जो आकार बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो रेटिना के सामने बन रहा है। कहां पे बन रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो ये आपको समझ में आ गया है। और करेक्शन मैंने जैसे आपको बताया, करेक्शन के लिए माने कि मायोपिया को अगर आपको दुरुस्त करना है, उसको ठीक करना है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम अपसारी लेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे। और इस अपसारी लेंस का नाम क्या है जी, इसे हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इसे हम अवतल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अवतल लेंस बोलेंगे। या डन है सभी को, यहां तक क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यहाँ पे ये लिखा गया है कि मायोपिया में अगर किसी को, इंसान को मायोपिया हो जाता है तो वो दूर की चीजें देख पाता है क्या, जी नहीं, वो पास की चीजें देख पाएगा। पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया तो अलग रहेगा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी रहना चाहिए, इट इज द करेक्ट आंसर। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं जी, अगला सवाल पढ़ते हैं। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, 88 लाइक्स हो चुके हैं, लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक भी ठोक देंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है आज, क्योंकि आज बिहार दिवस है, आज बिहार दिवस है, तो टीचिंग परीक्षा की ओर से कुछ ना कुछ तो गिफ्ट बनता ही है आप सभी के लिए, ठीक है। हाँ, तो पर्सनली आके तो नहीं दे सकते हैं, पर भाई साहब प्रमोट तो कर सकते हैं, है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डाइवर्जिंग लेंस रहेगा। कौन सा रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस रहेगा। चलो अगला सवाल, चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो यहां पे सभी लोग ध्यान देंगे, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, दूर का, ठीक है। तो यहां पे आपको जो है दूर की चीजें नजर आएगी। यहां पे क्या आ जाएगी आपको, यहां पे आपको फार साइटेडनेस बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। तो दूर की चीजें नजर आएगी, बाकी दृष्टि में दोष है, ऐसे समझना है, ठीक है। दूर की चीजें नजर आएगी, बाकी दृष्टि में दोष है। इसका मतलब होता है अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसे पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, पास की चीजें नहीं दिखाई देगी, और जो दूर की चीजें होती है वो क्लियर नजर आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो नियर पॉइंट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर का, वो हाइपरमेट्रोपिया वालों के लिए ज्यादा होता है। ये कैसे होता है, ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हाइपरमेट्रोपिया में भाई साहब दूर का नजर आ रहा है, पास का नजर नहीं आ रहा है, बराबर है, क्लियर है। तो अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अक्सर होता क्यों है। जिस तरह से मायोपिया में हमारी मानव नेत्र की आग जो है भाई साहब अंडे जैसी हो गई थी, बराबर है। इसमें भी मान लीजिए हमारा नॉर्मल ह्यूमन आई है, इसके ऊपर हमारा भाई साहब वही कॉन्वेक्स लेंस लगा पड़ा है। कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर से आने वाला जो प्रकाश का किरण है
अब यहां पर होता यूं है कि नॉर्मल आंख पे ये सीधा आपके रेटिना के ऊपर जाके फोकस होगा, पर जब अगर मान लीजिए किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, दूरदृष्टि दोष बुरा है भाई साहब, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, उस टाइम पे आपकी आंख फिर से अंडे जैसी हो जाएगी। पहले अंडा आड़े में खड़ा था, अब अंडा खड़े में खड़ा रहेगा। सर ये क्या है? ये है, जी हाँ, श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल। बहुत बढ़िया। तो इस तरह का आपका आई इस तरह सा हो जाएगा, इसके जैसे होगा। ये देखिए भाई साहब, ये हो गया आपकी आंख की कंडीशन। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, यहां से गई हुई है प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने पढ़ा है कि भाई साहब अब क्या होगा, इसके ऊपर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं गिरेगी और आपके रेटिना के पीछे चली जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ तो थोड़ी बदला है, गोला बदल गया है ना। तो अभी सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाइपरमेट्रोपिया या किसी को दूरदृष्टि दोष अगर हो गया है, दूर दृष्टि दोष अगर हो गया है, तो वहां पे जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी जी? ये भाई साहब आपका रेटिना यहां पर आ गई, यह कहां पे बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। कहां पे बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी जी। कहां पे बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। तो ऑब्वियस है। तो अभी आप खुद ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताओ, अगर मान लीजिए उसका फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसे कम करना है, उसे क्या करना है? कम करना है। तो अब आपको क्या, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसे हमें पीछे लाना पड़ेगा ना, पीछे लाना मतलब उसे कॉन्वर्ज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? कॉन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? कॉन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो फोकल लेंथ बड़ी पड़ी है उसे कम कर सके। और कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है जी? हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स माने कि उत्तल लेंस होता है। ये डन है क्या? सभी को समझ में आ गया? अभी क्या होगी, प्रकाश की किरणें सीधी नहीं जाकर ये पहले ही यहाँ पे कॉन्वर्ज हो जाएगी, अंदर अंदर की तरफ चली जाएगी, और यहां से ये फोकल में बराबर एडजस्ट हो जाएगा और वो आपकी रेटिना के ऊपर जाके गिर जाएगी। ये क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अगर आप याद करने को जाओगे तो ये बातें याद बहुत आसानी से नहीं हो पाती है। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो बस अब ये कंसेप्ट के द्वारा आप क्वेश्चन कैसे भी पूछ लो, इसे आसानी से फोड़ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यही पे यहाँ पे भी लिखा गया है कि फोकल लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है और आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा जी? आपके रेटिना के पीछे बनता है। और इसे दुरुस्त करने के लिए हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? इसमें इस्तेमाल करेंगे हम ये वाला लेंस, जिसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? डन डना डन डन, लवली जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या रहता है जी? हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या हो जाता है, कौन सी गड़बड़ी हो जाती है, ऐसा सवाल पूछा गया है। चलिए जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह से आपका जो अगर प्रोत्साहन रहता है, देखिए 91 लाइक हो चुके हैं ना, अभी भी 100 लाइक नहीं हुए हैं, तो कल का टारगेट हमने बढ़ाना है धीरे धीरे। आपको भी याद रखना है कि एक दिन अप्रैल महीने में हमें लगभग 500 बच्चे लाइव लाना है। तो आपसे मैं हमेशा गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको सच में अगर कोई फायदा हो रहा है, तो शेयर जरूर मार लीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर मार लीजिएगा। ओके, चलो धन्यवाद। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट nearby object appeared blur, both the distance and nearby object appears clear. दूरदृष्टि दोष, मैंने क्या बोला? कंफ्यूज नहीं होना। दूर दृष्टि दोष, मैंने आपको बोला कि इसको तोड़ो दो भागों में। दूर की दृष्टि आपकी ओके है, बाकी आंखों में दोष है, ऐसे समझो। माने कि हाइपरमेट्रोपिया अगर हो गया तो हमें दूर का नजर क्लियर आता है, पास का नजर नहीं आएगा। तो ऑब्वियस है नियर बाय ऑब्जेक्ट अपियर्ड ब्लड, ये आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है,
हाइपरमेट्रोपिया को सुधार कैसे किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, फास्ट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाइपरमेट्रोपिया कौन सा? कॉन्वर्जिंग। कौन सा लेंस? कॉन्वर्जिंग लेंस। उस लेंस का नाम लिख दो, लेंस का नाम भी लिख देंगे आंसर के साथ साथ। लेंस का नाम क्या है आप सभी को पता है? सभी लोग नाम, हाँ जी बिल्कुल लिख देंगे नाम। चलो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते। हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। चलिए चलिए जल्दी आंसर करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, कहां पर बनता है, ये पूछा गया है। तो हाइपरमेट्रोपिया में अभी अभी मैंने आपको बताया है, हमारा गोला भाई साहब इस तरह से हो जाता है, और ये इसकी वजह से जो इमेज होता है वो पीछे बनेगा। कहां पे बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। तो ऑब्वियस है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। कहां पे बनेगा? बिहाइंड द रेटिना। बहुत बढ़िया। और ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना कहां पर बनेगा? ये बनेगा आपके मायोपिया में। किसमें बनेगा? मायोपिया में बनता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए रहा, हाइपरमेट्रोपिया सामान्यतः किस कारण से होता है? चलो बताओ। हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी को हो जाता है उसका सामान्य कारण क्या है? क्या हमारी मानव आंख जो है, नेत्र जो है भाई साहब लंबे हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे क्या? एक्सेस कर्वेचर हो जाएगा क्या? शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल हो जाएगा? आई बॉल हमारा शॉर्ट हो जाएगा क्या? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। इलोंगेशन। देखो इलोंगेशन का मतलब क्या है? वो लंबा हो जाए ना। देखो ये इलोंगेशन है और ये शॉर्टनिंग है। ये इलोंगेशन है और ये शॉर्टनिंग है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहना चाहिए? ए रहना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया किसकी वजह से होता है? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल हमारा इस तरह से, माने कि वो इस तरह से दब जाएगा। इलोंगेशन का वजह से, ये इलोंगेशन है, इसकी वजह से आपका मायोपिया होगा। इससे क्या होगा? आपका मायोपिया होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिहार दिवस के महोत्सव के ऊपर जो है स्पेशल आप सभी के लिए 66% का ऑफर, जो पहले 60% था वो बढ़ाकर 66% किया गया है। ये आज रात 12 बजे तक ही रहेगा। ठीक है, जब तक बिहार दिवस चल रहा है तब तक ये ऑफर रहेगा। चाहे आप इसमें कोई भी कोर्स परचेस करो, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का बैच लो, चाहे आप केवीएस का बैच लो, डी ट्रिपल एस बी का, सीटेट का, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, जे टेट, बी स्टेट, कोई भी कोर्स लो, आप उस सभी कोर्स के ऊपर आपको 66% का मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफर मिलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका कोई भी भाई होगा, बहन होगा जो आपकी सीटेट की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उनको जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि आप टीचिंग परीक्षा से पढ़िए A1 क्लास। क्यों A1 क्लास बोल रहा हूं? इसका रीजन भी है क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपर्ट हमारे पास है कि भाई साहब वो किसी भी सब्जेक्ट को बड़े आसानी से आपको समझा देंगे। इसकी मैथ्स में आपके पवन सर है, साइंस शायद आप मेरा पसंद आ रहा होगा, है ना? पसंद आ रहा है ना साइंस का? ठीक है, तो साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं। दीपाली मैम आपको सीडी पढ़ा रही है, हिंदी आपको ईशा मैम पढ़ा रही है, ईवीएस आपको मुना मैम पढ़ा रहे हैं, दानिश सर आपको भाई साहब क्या क्या कमाल के इंसान है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इतने जबरदस्त सेशन पढ़ाने वाले जबरदस्त एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। यही नहीं, इसके साथ अगर आप एक कोर्स परचेस करते हो, डेली बेसिस के ऊपर जो है क्लासेस जो है वो लाइव तो होते हैं, और साथ में इसको आपको डेली टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डेली टेस्ट मिलेंगे। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा रहेगा क्योंकि डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली आगे बढ़ोगे। और उसी तरह से आप जो भी एनरोल करना चाहते हो, नीचे फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, और जो फॉर्म फिलअप करेगा उन सभी को आपको सक्सेस किट मिलने वाली है। सभी को जो फॉर्म फिलअप करेगा उसे सक्सेस किट मिल जाएगी। ओके जी, क्लियर है? तो याद रखेगा ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, रात के 12 बजे तक ही रहेगा, तो हो जाएगा। कल्पना पटेल जी, वो सर इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? सचिन सर है, सचिन जगताप सर है, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी का हमारा मानव नेत्र का डिसीज जिसका नाम है प्रेस बायोपिया। इसका नाम क्या है? प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष। अब ये जो दृष्टि दोष होता है भाई साहब, इसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दो प्रकार के। सर कौन से?
पहला सवाल यह है कि प्रेस बायोपिया होता क्यों है, अरे ये कब होता है? तो आपको ध्यान में रखेगा कि ओल्ड एज माने कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होते जाएगा वैसे वैसे हमारी जो सिलियरी मसल्स होती है, जो सिलियरी मसल्स होती है, जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, ये कमजोर होते जाती है। कैसे हो जाती है? कमजोर होते जाती है। और इसी कमजोरी की वजह से वो किसी भी चीज के ऊपर माने कि पावर ऑफ अकोमोडेशन जो हमने पढ़े थे, याद आ रहा है सबको? सभी को पावर ऑफ अकोमोडेशन याद आ रहा है? जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया के बस दो कारण आपको याद रखना है। कौन से? देखो सभी लोग ध्यान देंगे। प्रेस बायोपिया के ऊपर आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर ये प्रेस बायोपिया होता क्यों है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ओल्ड एज के कारण, मान कि ज्यादा जब एज हो जाती है उस टाइम पे हमारी आंखों की जो सिलियरी मसल्स होती है, जो सिलियरी जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये कमजोर हो जाती है। और इसी के कमजोर होने के वजह से जो हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन था, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन था, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है ये कम हो जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है जी? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जो हमारी फोकल दूरी है इसे एडजस्ट करना उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन ये कम हो जाता है। और ये कम होने के वजह से हम बुढ़ापे में ना ही पास की चीजें ढंग से देख पाते और दूर की चीजें नहीं देख पाते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आता है कि उनको पास की चीजें नजर नहीं आती है, पास की चीजें नजर नहीं आती है। सबसे ज्यादा ये दिक्कत उनको होती है, ये वाली दिक्कत जो है सबसे ज्यादा उनको होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, वो चश्मा पहनकर भाई साहब इस तरह से कुछ करते हैं, ऐसे लेंगे पेपर वगैरह लेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पास का नजर नहीं आता है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया है? तो ये आपको समझ में आ गया। तो प्राइस बायोपिया में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। कि अब और एक क्वेश्चन होता है इसमें, एक होता है कि उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सर ये बायफोकल लेंस क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलियरी मसल्स ना ही दूर की चीजों को एडजस्ट कर पाती है, ना ही पास की चीजों को। तो दूर की और पास का दोनों मिलाकर चश्मा बनाया जाता है, जो दूर का भी दिखाई दे और पास का भी। इसे बोला जाता है बायफोकल लेंस। आपने अगर आपके घर में कोई नानी होगी, नाना होगा, दादा होगा, दादी होगी, चाचा होगे, चाची होगी, है ना, मामा होगा, मामी होगी, पापा होंगे, मम्मी होंगे, कभी अगर इनका एज बढ़ गया है तो आप देखोगे कि इस प्रकार का वो चश्मा पहनना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बड़ा सा मोटा सा एक लेंस लगा होता है और ऊपर से पतला होता है। तो ये होता है आपका बायफोकल लेंथ। क्या होता है? बायफोकल लेंथ। ये बाहरी पोर्शन जो होता है ये आपको दूर की चीजें देखने में मदद करेगा, और ये अंदर जो मोटा ग्लास लगा होता है भाई साहब, ये आपकी पास की चीजें देखने में मदद करता है। इसे बोला जाता है आपका बायफोकल लेंथ। इसे क्या बोला जाता है? बायफोकल लेंथ। क्लियर है? डन है? डन है? सबको क्लियर हो गया है? चलो, तो यहां पे हमारा ह्यूमन आई डिफेक्ट, ठीक है, ये टॉपिक यहां पे क्लियर होता है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, उन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है जी? चलो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। इसके ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर तैयार होंगे सभी लोग तो मैं क्वेश्चन को शुरुआत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले प्रेस बायोपिया के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? प्रेस बायोपिया सामान्यतः किस कारण से होता है? जल्दी जल्दी, फास्ट। चलिए लाइक कर देंगे जी। 104 लाइक हो गए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 100 लाइक्स के ऊपर आपने लाइक्स कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस बिहार दिवस के ऊपर जो आपने 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया, साथ दे रहे हो और डेली क्लास कर रहे हो, तो मैं आपको वादा करूंगा कि जो डेली क्लास करेगा वो सीटेट एक बार इस बार पार कर ही लेगा। चाहे आप कोई भी दुनिया की एग्जामिनेशन दो, सभी टॉपिक में यहाँ पे क्लियर करने वाला हो, कवर करने वाला हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा कि उम्र के बढ़ते बढ़ते जो सिलरी मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से प्रेस बायोपिया ये डिसीज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग। प्रेस बायोपिया किससे सुधारा जाता है? चलिए आंसर सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट
प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बायफोकल लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस। तो आपका आंसर रहेगा बायफोकल। क्या रहेगा? बायफोकल इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे इस पे और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या है? फास्ट फास्ट। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है? चलो बताओ फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है जी? ये होता है आपका रियल होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मानव नेत्र विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। द ह्यूमन आई कैन क्लियरली फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द वेरियस डिस्टेंस ड्यू टू। इसे क्या बोला जाता है? चलो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। इसे समंजन शक्ति या अकोमोडेशन या पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जी हाँ, विभिन्न चीजें जो विभिन्न दूरी पर स्थित है उनको क्लियर देखने के लिए हमारे अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, उसे हम अकोमोडेशन पावर बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच। चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे सभी लोग फास्ट। जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे ब्रेन को आदत हो जाए कि कम से कम समय में वो आंसर ढूंढकर, करेक्ट आंसर ढूंढकर देने की कोशिश करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, मायोपिया मतलब इसे बोलेंगे हम निकट दृष्टि दोष। निकट का उसे दिखाई देगा, दूर का उसे दिखाई नहीं देगा। तो क्या बोल रहा है वो? नियर बाय ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लड। ये तो भाई साहब गलत बोल दिया। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो आ जाओ। हाँ, फार पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लो। इसका आंसर क्या रहेगा? अ फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ करने वाले हैं। मैंने कल आपको बताया था दूर बिंदु पूछा गया है, दूर वाला माने कि कितने दूर तक आंख देख सकती है, कितने दूर तक आंख देख सकती है। और यहाँ पे हो गया गड़बड़ घोटाला, इसका हो गया मोए पोए। इसका आंसर आपका इंफिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। सभी को ध्यान में रहेगा। कोई भी देखो शब्द पढ़कर जो है उसे जहां भापना भी आपको, ठीक है, कैसे रहता है। तो चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? हाइपरमेट्रोपिया बोल दिया, दूरदृष्टि बोल दिया, तो इसमें हमारा इमेज कहां पर बनता है ये आपको ध्यान रखना है। इमेज बनेगा रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना के पीछे अगर बन रहा है तो उसे पास लाना है। पास लाने के लिए हम कॉन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है जी? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रेस बायोपिया मेनली ऑकर ड्यू टू। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? प्रेस बायोपिया को ही क्या बोला जाता है जी? ओल्ड एज वाला डिसीज बोला जाता है आंखों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स विद द एज इज द करेक्ट आंसर। और प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? वो होता है आपका बायफोकल लेंथ, बायफोकल लेंथ। और इनको पास का नजर नहीं आता, इनको पास का नजर नहीं आता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। चलो बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्यूपिल का आकार हमें अगर बदलना है, ठीक है, उसको जितना प्रकाश देना है उसे अगर कंट्रोल करना है तो उसमें मदद करने वाला कौन है? वो आपका आइरिस होता है। और आइरिस एक प्रकार की मांसपेशियां होती है। ये आंखों का रंग जो होता है, आंखों का जो रंग होता है, वो आंखों का रंग भी डिसाइड करने वाला पार्ट कौन सा है? हमारी मानव आंख का आइरिस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि 66% का महा ऑफर केवल आज रात 12 बजे के लिए, आज रात 12 बजे तक के लिए। तो जो भी आपका बंधु बहन जो भी होगा, चचेरा भाई होगा, ममेरे भाई होगा, भाई साहब, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आपको उनको बताना है कि आपको टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़कर अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा करना है। ठीक है, ये बस आज रात के लिए रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो और अगला क्वेश्चन जो है आपको दे रहा हूं एज ए
होमवर्क, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। जितनी भी बेसिक बातें पढ़ी उसके ऊपर थोड़ा सा मोटा क्वेश्चन बनाकर आपको मैं दे रहा हूं, ताकि इस क्वेश्चन की आप सोचे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दो। तो फिर से एक बार आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बिहार प्रोग्रेस करे, डेवलप करे और उनके साथ साथ हमारे बच्चे भी जल्दी शिक्षक बनकर अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करे। इसी एक मनोकामना के साथ, इस इच्छा के साथ इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं 12 बजे, जहां पे आज हमारा महा मैराथन होने वाला है। 100 टॉप क्वेश्चन बीपीएससी के लिए लेकर आना हो तो वहां पर भी आपको आना है, अगर आप बीपीएससी के लड़के हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे 12 बजे सेशन वाले बीपीएससी में। 66% का ऑफर है, आज रात के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दोगे, सेशन कैसे लगा वो भी लिख दोगे, और बिहार की जो भाई साहब आज स्पेशल डे है उसके ऊपर भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, धन्यवाद जी।